चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7A। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित। ठीक है, तो अभ्यास को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग समानुपात और अनुलोम समानुपात को समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग अभ्यास 7A को हम लोग हल कर देंगे। हम लोग को चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं अनुपात क्या होता है। देखिए अनुपात में क्या होता है ना कि दो राशियाँ हमें दी गई रहती हैं, है ना, मतलब दो संख्याएं रहती हैं, या फिर वो किसी का उम्र है चाहे भार है कुछ भी रहे। ठीक है, तो उन लोगों को उन दोनों को ना हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो दोनों किसी संख्या से विभाजित हो रही हैं तो हम लोग उसको विभाजित करके सबसे न्यूनतम रूप में लिख लेते हैं। वही होता है हम लोग का अनुपात। जैसे मान लेते हैं कि राहुल की आयु, ठीक है, राहुल की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष दे दिया। और मान लेते हैं कि एक और हम मान लेते हैं, चलिए रोहित की आयु मान लेते हैं 20 वर्ष है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से दो व्यक्तियों की आयु लिख लिया। या कुछ भी हो सकता है, भार रहे, पैसा रहे, किसी के पास, है ना, दो लोगों के पास जितना पैसा रहे या फिर कुछ भी रहे। ठीक है, इस तरह से अनुपात निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याएं ही हम लोगों के पास रहें। ठीक है, 5 और 20 मान लेते हैं कोई संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया आयु है, ठीक है, 5 वर्ष, यहाँ पर 20 वर्ष है। अब लोग हम इन दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, हम लोग लिख देंगे राहुल तथा रोहित की आयु, पुस्तक में लिख देना वर्षों में हम लोग ज्ञात करें। ठीक है, वर्षों में आयु का अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो बस यहाँ पे 5/20 कर दीजिए। ठीक है, इसको विभाजित कर लीजिए, मतलब ये देखिए ये 5 से ये भी संख्या विभाजित है, 5 से भी सबसे न्यूनतम रूप में लिखते हैं ना कि इससे ज़्यादा कुछ विभाजित ना हो जाए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि दशमलव में ला देंगे विभाजित करके। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मान लें 5 से विभाजित हो रहा है दोनों संख्या ना, 5 से विभाजित तो 5 1 5, 5 चौको को 20, तो इसमें अनुपात निकल कर आया है 1:4। तो देखिए राहुल और रोहित का अनुपात कितना निकल गया, उन दोनों की आयु का अनुपात निकल कर आया 1:4। मतलब जो भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इसका 1 ही वर्ष हो, इसका 4 वर्ष हो। ठीक है, हो भी सकता है कि मतलब इसका 1 वर्ष हो लेकिन 4 वर्ष हो, लेकिन हम लोग का देखिए 5 वर्ष है, 20 वर्ष है, मतलब इसका जब हम लोग समानुपात लिखते जाएंगे ना, जैसे 1/4 है, 1:4 हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, इसमें दोनों में 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। ये सब समानुपात राशियाँ हैं। ठीक है, अनुपात तो हम इस तरह से लिख दिया। बाकी देखिए इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1/4 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे राहुल की आयु 2 वर्ष रहेगी तब इसका 8 वर्ष रहा होगा। ठीक है ना, यह हो सकता है, लेकिन देखिए होगा कौन सा, देखिए यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर कितना होगा, 4 3 12, यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ पर 4 ना, तो यहाँ पर 1 में 4 गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 4 चौको 16। ठीक है, और यहाँ पर अगर 1 में 5 से गुणा कर दें तो 5 चौको 20, तो यही वाला आयु जो मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर समानुपात तो बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं ना, सब समानुपात में है, ये सबका अनुपात हम लोग निकालेंगे तो 1:4 ही आएगा। ठीक है, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, सबका अनुपात हम लोग निकालेंगे तो 1:4 ही आएगा, है ना। लेकिन इसमें से एक ही उत्तर हम लोग का सही होगा, जो कि सिर्फ यही सही होगा। ठीक है, तो चलिए, तो और हम लोग, चलिए अनुपात हो गया। अब दूसरा हम समानुपात समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/2 ले लिया, मतलब दो हम लोग कोई संख्या है 1 और 2, इन दोनों का अनुपात निकालें तो 1:2 आएगा। ठीक है, तो देखिए और हम यहीं पर ले ले 4/8, मतलब 4 एक संख्या हमने ले लिया, एक संख्या 8 ले लिया, तो इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे ना तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/2, मतलब इसका भी अनुपात हम निकालें तो 1:2 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि इसका भी जब हम लोग, जैसे यहाँ पर दो हम लोग के पास संख्याएँ थी 1 और 2, ठीक है, इन दोनों का हमने अनुपात निकाला तो किसी से विभाजित नहीं हो रही है, तो इनका अनुपात यही हो जाएगा, सबसे न्यूनतम संख्या यही हो जाएगी। और देखिए 4:8 है, मतलब 4 और एक संख्या 4 है और दूसरी 8 है, तो इसका हम लोग को अनुपात निकालना था। तो यहाँ पर देख रहे थे कि दोनों संख्या 4 से विभाजित हो रही थी, तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात कितना निकल कर आ गया, 1:2, इसका भी 1:2, मतलब कि यह जो है, यह दोनों संख्याएं जो है 1 और 2, ठीक है, 4 और 8, यह समानुपात में है। ठीक है, तो चलिए समानुपात के जैसा लिखना रहता है ना, तो देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 1:2, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो और यहाँ पे 4:8। ठीक है, और देखिए इसमें यह होता है ना कि मध्य पदों का, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर कितना, 4/8। ठीक है, सेम चीज़ है। और या फिर ये भी लिख सकते हैं, और देखिए इसमें होता है ना कि देखिए इसको 1/2,
1:2 का मतलब 1/2, समानुपात का मतलब बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि जब इसको आप हल कर रहे हैं तो ये भी 1:2 आ रहा है, इसको भी हल कर रहे हैं तो ये भी 1:2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी जब आप इसको हल कर देंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ दोनों यहाँ पर 1:2 और 4:8 बराबर होता है, तो हमने 1/2 लिख लिया, बराबर 4/8 लिख लिया, ठीक है। तो तिर्यक हम लोग जानते हैं कि वज्र गुणन विधि में क्या होता है, वज्र गुणन विधि में देखिए इसके हर में रहेगा तो इसके अंश में चला जाता है, इसके अंश में रहेगा, इसके हर में रहेगा तो इसके अंश में चला जाएगा, मतलब 1 गुणते 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणते 2, ठीक है। तो देखते हैं ना कि एक क्या है, इस जो यहाँ पर दो समानुपात में जो अनुपात दिया था हम लोग का दो राशियों का, ठीक है, समानुपात में दोनों राशियाँ थी, तो जो इसका बाह्य पद है, ठीक है, बाह्य पद का गुणनफल देख रहे हैं 1 गुणते 8, इसके बाह्य पद का गुणनफल और जो अंतःपद है अंतःपदों का गुणनफल मध्य पद, ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। देखिए 8 × 8 और यहाँ पे 4 दूना 8। तो चलिए हम इस बात को लिख देते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक है, मध्य पदों का, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर आएगा ना, तभी वह दोनों राशियाँ क्या होती हैं, आपस में समानुपात में रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो और तीसरा हम लोग समझ लेते हैं अनुलोम समानुपात, ठीक है, अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात क्या होता है, जैसे कि हमें दे देना कि जैसे 4 कलम का मूल्य, ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए ऐसे लिख देते हैं कलम का मूल्य, और देख कलम का मूल्य लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे कलम की संख्या, ठीक है। चलिए यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कलम की संख्या। हमें दे देना कि 4 कलम का मूल्य 20 रुपये है, ठीक है, तो आप 10 कलम का मूल्य बताइए, ठीक है, इस तरह से दे देगा। तो देखिए ये 4 से आप कलम 10 बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ भी बढ़ा रहे हैं, ये राशि भी, तो ये अभी चीज़ तो बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आप ना उस कलम की संख्याओं का अनुपात निकालेंगे और उनके मूल्यों का अनुपात निकालेंगे तो यह दोनों बराबर आएगा, ठीक है, समान अनुपात में बढ़ेगा। जब ये चीज़ आप बढ़ा रहे हैं कलम की संख्या तो इसका कलम का मूल्य भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए तो देखिए, तो इसको लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे 4:10, ठीक है, 4:10 समानुपात का चिन्ह, ठीक है। यह भी जिस अनुपात में यह बढ़ेगा जिस अनुपात में यह बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी जो हम लोग यक्स का वैल्यू निकालेंगे ना, तो यक्स का वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर रख कर देखेंगे ना, तो 4 में जैसे 4 और 10 का जब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 से विभाजित, 2 से विभाजित है, तो विभाजित करके सबसे छोटा रूप में इसको लेकर आएंगे। जब विभाजित करके इसको सबसे छोटे रूप में लाएंगे ना, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे देखिए कि 4 कलम का मूल्य 20 रुपये बोला, तो बोला कि 10 कलम का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है, तो इसका भी तो समान अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमें आपको ये ज्ञात करके दिखाते हैं। जैसे देखिए 20 हो जाएगा, अनुपात यक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाह्य पदों का गुणनफल ये बार बार हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों बाह्य पद था और यहाँ पे 10 × 20 ये हम लोग का मध्य पद बना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और डबल 0 लगे 200 आ जाएगा। तो 4x बराबर कितना 200 है ना, 200 और 4 यहाँ पर गुणा में इधर भागा में चलाएगा, तो यक्स का वैल्यू कितना, यहाँ पर 200 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर हमको 50 निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं एक बार करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 4 और 10 का अनुपात, देखिए 4 और 10 का अनुपात आप निकालेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, तो इनकी जो कलम की संख्या है इसका अनुपात हो जाएगा 2:5, ठीक है, ये आ गया। तो इसका भी देखिए 20 और यहाँ पे 50, ये इसका वैल्यू हम लोग 50 निकाले थे ना, इसका अनुपात निकाल के देख रहे हैं, ये भी 10 से विभाजित है, ये भी 10 से, तो 0 0 विभाजित हो गया, 10 से दोनों को विभाजित 2:5 आ गया, ठीक है, दोनों का अनुपात सेम आएगा। और देखिए इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने सही किया कि नहीं। देखिए 4 कलम का मूल्य 20 रुपया रहेगा ना, तो 4 × 5 = 20 भाग दे देंगे तो 1 कलम का मूल्य निकल कर आ जाएगा। 1 कलम का हो जाएगा कितना, 1 कलम का निकाल देंगे, 4 × 5 = 20 ना, तो 5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 10 कलम का निकालना है तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 का इसमें भी गुणा कर दीजिए, 10 × 5 = 50, तो मतलब हम लोगों ने 50 निकाला, मतलब सही किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। अभ्यास हम लोग 7 हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर यक्स का वैल्यू दिया है, यहाँ पर वाई का, यहाँ पर के का वैल्यू लिखा है कि यक्स बटा वाई, मतलब यक्स में आप वाई से भाग दे देंगे ना,
तो आपको के का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लॉग 20 में 40 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ से हम लोग 1 शहर में दे देंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 40 दूना 80 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। सबका देखिए 60 दूना 120 हो जाएगा, सबका 1/2 आ जाएगा, है ना, सब समानुपात राशियाँ हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ना इस सारणी को हम लोग बना लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने सारणी बना लिया। देखिए यहाँ पर 20 में हम लोग को यहाँ पर पहले वाले में के का मान निकालना रहेगा ना, तो के बराबर है x/y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर 20 है और यहाँ पे y के स्थान पर 40 है। देख रहे हैं ना, 20 दूना 40 होता है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे के बराबर कितना, 1/2, 1:2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया कितना, यहाँ पर भी करेंगे ना तो कितना है, 40/80 है। यहाँ पे 0 से 0 कटा देते हैं, या 40 दूना 80 समझ सकते हैं, 40 दूना 80, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी के का वैल्यू कितना, 1:2 या 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कटाएंगे, हर जगह कटाएंगे तो यहीं पर आ जाएगा, 0 0 कट गया, 6 दूना 12 या 60 दूना 120 समझ सकते हैं, 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ पर भी कितना, 1/2 आ गया। यहाँ पर भी 8 दूना 16 होता है, 140, 160 होता है, 80 दूना 160। ठीक है, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 दूना 16, तो 1/2 आ गया। तो के का वैल्यू यहाँ पर भी कितना, 1/2 आ गया। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है। ठीक है, तो 22 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा। ठीक है, इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल दूसरे वाले करने वाले हैं। देखिए प्रश्न जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए हम लोग को दिया होगा 4 किलो चाय का मूल्य 420 रुपया है, मतलब 4 किलो से और 4 किलो चाय का मूल्य 420 रुपया है, तो 12 किलो चाय का मूल्य, मतलब ये चीज़ हम बढ़ रही है ना, तो पैसा भी इसका बढ़ेगा, समान अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं कौन सा। चलिए यहाँ लिखेंगे ना, चाय का मूल्य लिख देंगे, है ना। चाय का भार पहले हम लोग लिख देते हैं, चाय का भार, ठीक है, कि ग्राम है। चलिए, और एक स्थान पे हम लोग लिखेंगे चाय का मूल्य, चाय का मूल्य। ठीक है, तो देखिए चाय का भार कितना है हम लोग का, यह 4 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका मूल्य कितना है, चाय का मूल्य में उसके सामने लिखेंगे 420 रुपया। ठीक है, अब देखिए तो 12 किलोग्राम आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, भार को एक साथ लिखेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, भारों का तो एक साथ निकालेंगे, चाय का मूल्यों का अनुपात निकालेंगे एक साथ। तो यही हम लोग को 12 किलोग्राम का ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अनुलोम समानुपात है, मतलब ये चीज़ बढ़ रहा है तो ये भी चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं अनुलोम समानुपात। चलिए अनुलोम समानुपात क्या हो जाएगा, 4:12 लिख देंगे। इन दोनों का अनुपात जो होगा, चाय के भारों का जो अनुपात होगा, ठीक है, चाय के मूल्यों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने लिख दिया 4:12 समानुपात 420 और अनुपात कितना, यक्स। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य रहेगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल का। ठीक है, तो बाह्य पद में देख रहे हैं कौन सा है, यक्स है, और 4 है और यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुणित यक्स मतलब 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का हम लोग गुणा कर देते हैं जो मध्य पद है। ठीक है, देखिए यह वाला और यह वाला, यह बाह्य पद है, जो बाहर की तरफ रहेगा वह बाह्य पद बना, जो अंदर की तरफ रहेगा वही हम लोग का मध्य पद बना। ठीक है, और मध्य पद में कितना, 12 गुणित 420 हो जाएगा, और यक्स का वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है, तो 4 यहाँ पर गुणा में, बराबर की तरफ भागा में भेज देते हैं। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ जाएगा 12 गुणित 420, है ना, और बटा अभी 4 से भाग देना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 गुणित 420। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना, 120 नहीं 1260 रुपया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ना, चाय का मूल्य हम लोग को निकल कर आया, चाय का मूल्य यही है कितना, 1260 रुपया। ठीक है, 1260, यही वाला डी वाला विकल्प से बन रहा है। और अनुलोम समानुपात में ना इस तरह बढ़ाएंगे, दोनों राशियाँ समान अनुपात में बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं, अतः विकल्प यही वाला सही बन रहा है, डी वाला। ठीक है, डी, यहाँ पे रुपया का चिन्ह। ठीक है, 1260 रुपया सही है।
चलिए, तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्न दिया था ना 4 किलोग्राम चाय का मूल्य, तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य हम लोग को दिया था 420 रुपया, ठीक है। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य पूछा था, तो चाय का भार हमने किलोग्राम में एक तरफ लिख दिया और चाय का मूल्य एक तरफ लिख देंगे, ठीक है। भारों का अनुपात साथ में ले लेंगे और मूल्यों का अनुपात देख साथ में ले लेंगे, ठीक है। और दोनों राशियाँ समान अनुपात में बढ़ेंगी, ठीक है। आप पैसा बढ़ा रहे हैं, मतलब भार बढ़ा रहे हैं, है ना, 4 से 12 किलो ले रहे हैं, तो यहाँ पे पैसा भी तो बढ़ेगा, ठीक है, समान अनुपात में बढ़ता है, तो इसे कहते हैं अनुलोम समानुपात। तो यहाँ पे 4 अनुपात हमने 12 लिख दिया, समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पे 420 और यहाँ पे अनुपात यक्स, ठीक है। ये दोनों राशियाँ, इसका अनुपात मतलब भारों का अनुपात जो होगा वो चाय के मूल्यों का अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल हमने मध्य पदों का गुणनफल बराबर लिख दिया, ठीक है। चाहेंगे तो इसको 4/12 बराबर 420/x के करके भी हल कर सकते हैं, ठीक है, तभी भी यही आएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल हमने लिखा, तो 4 का यहाँ पे x में गुणा कर दिया तो 4x हो गया, बाकी इसका हमने गुणा कर दिया मध्य पदों का, ठीक है। यहाँ पर गुणा में था, भागा में कर दिया, तो x का वैल्यू हमको 1260 आया, तो चाय का मूल्य कितना गया 1260 रुपया, ठीक है। अतः विकल्प हम लोग का डी वाला सही बना था। चलिए एक बार हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, देखिए पहला प्रश्न का था, चलिए दूसरा देखिए। यहाँ पर ना हम दोनों का अनुपात निकाल कर देखें कि सही आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 4:12 था ना, इनके भारों का अनुपात था, ठीक है। तो 4/12 आ गया, मतलब 1:3 आ रहा है, ठीक है। 4 एकमा 4, 4/12, तो 1:3। जब इनके हम लोग भारों का अनुपात निकाल रहे हैं ना, तो यह 1:3 आ रहा है। अच्छा, अब चलिए उनके मूल्यों का हम लोग अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर 420 था और यहाँ पर बटा हम लोग को निकल कर आया 1260 ना, 1260, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 0 विभाजित हो रहा है ना, तो चलिए, और यहाँ पर देख रहे हैं कि किससे विभाजित हो रहा है। चलिए हम लोग 3 से तो फिलहाल में हो ही रहा है, तो यहाँ पर 6 से देख लें, हाँ 6 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया, हमने विभाजित कर दिया 0 0, तो 126 हो गया। तो देखिए 6 7 42, 7 बार में विभाजित हो गया, और 6 से इसको विभाजित कर देंगे तो 6 एकमा 6 नहीं 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, और अभी 6 बचा हुआ है, तो 6 एकमा 6, 7/21 बचा है अभी, 7/21, तो 7 लिखे 21 होता है, तो 1/3, 7 लिखे 21 होता है, 7 एकमा 7, 7 21, ठीक है। तो इसका अभी कितना अनुपात निकल कर है 1:3। तो देख रहे हैं ना, जो इसके भारों का अनुपात है वही उसके क्या मूल्यों के अनुपात है, ठीक है। या फिर एक और तरीके से हम आपको बताते हैं, देखिए हमें दिया है ना कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है 420 रुपया। देखिए 4 किग्रा चाय ना का मूल्य हमें दिया है 420 रुपये है, 420। देखिए हमें 4 किग्रा चाय का मूल्य दिया था 420 रुपया ना, तो 1 केजी चाय का मूल्य हम लोग 1 किग्रा चाय का मूल्य कितना हो जाएगा। चलिए ये तो रहेगा ही, चलिए बराबर कितना एक की, देखिए 4 से हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग को 1 किग्रा का निकल कर आ जाएगा, मतलब 420 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 एकमा 4 और 4 5 20, हम लोग को निकल कर आया ना एक, यहाँ पर 4 एकमा 4, 4 5 20, यहाँ पर 0 भी रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। 420 में 4 से भाग देंगे तो 105 आएगा, ठीक है। मतलब 1 किलो चाय का मूल्य हमको निकल कर आ गया कितना 105 रुपया, ठीक है, 105 रुपया। तो हम लोग को निकालना कितना है, आपको निकालना है 12 किलो का ना, तो चलिए 12 केजी का कितना हो जाएगा, हम लोग ले देते हैं 12 केजी का मूल्य, चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 12 गुणा कर देंगे, 12 गुणते 105, ठीक है। तो 12 5 60 और 0 की वजह से पूरा 60 लिख देंगे, ठीक है, और 12 एकमा 12, तो इतना ही निकल कर आएगा, कितना 1260 रुपया, ठीक। तब विकल्प हम लोग का डी सही बना था, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले को। चलिए इसको हम लोग 4 बराबर दूरी बटा समय लगाकर हल कर देते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है, देखिए 4 बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर निकालना है तय की गई दूरी। अच्छा, दूरी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, समय को यहाँ पे भागा में, बराबर को उधर गुणा में भेज देंगे, तो हम लोग को दूरी बराबर निकल कर आ जाएगा चाल गुणते समय ना, यहाँ पे दूरी हम लोग को निकालना था, यहाँ पर ये इसको चाल के हम लोगों ने भागा के यहाँ पे समय को गुणा में भेज लिया, भागा में था गुणा में चला गया, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कार का हम लोग को चाल जो दिया है ना, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं कार का चाल हमें दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड ना, मीटर प्रति सेकेंड,
ठीक है। देखिए कोई भी राशि हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है, मतलब किसी का चाल दिया रहता है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पे समय घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग करते हैं 30 18/5 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18/5 से गुणा कर देंगे ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा लिख देते हैं इसी तरह। तो यहाँ पर 5 से ये 30 विभाजित है ना, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 छक 30, 6 बार विभाजित है, 6 गुणते 18, ठीक है। और 18 छका होता है 108, ठीक है। यहाँ पे किमी प्रति घंटा में आ गया, किलोमीटर प्रति आवर में। चलिए अब हम लोग इस फार्मूले पे रख के दूरी याद कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी बराबर यही हो जाएगा हम लोग का चाल हम लोग का कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। और हम लोग का समय जो दिया था, और यहाँ पर हम लोग समय लिखना भूल गए, 1 घंटा का समय दिया था, तो यहाँ पर एक ही का गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इतना ही निकल कर आ जाएगा 108 ही, इतना ही किलोमीटर चला है, किलोमीटर, ठीक है। किमी हमने लिख दिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही बन रहा है। यही सी वाला सही बन रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं कार द्वारा, नहीं अतः हम लोग लिख देते हैं अतः विकल्प हम लोग का सी 108 किमी सही है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने चाल बराबर दूरी बड़ा समय होता है फार्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने दूरी के हिसाब से लिख लिया, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागा में समय तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो चाल गुणते समय हो गया, दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो कार की चाल क्या हो जाएगी, कार की चाल हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड हम लोग को दिया था, तो हम लोगों ने इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहता है ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैसे ये हो गया इतना ना, तो देखिए इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 30 है ना मीटर, और प्रति सेकंड, सेकंड का मतलब 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ना, जो यहाँ पे मीटर में दिया है, मीटर ये चीज़ मीटर में या आपकी चीज़ सेकंड में है, ठीक है, मीटर में या सेकंड में है, ठीक है। मतलब 30 मीटर 1 सेकंड में कितना 30 मीटर जा रही है, ठीक है। अब देखिए 30 में हम लोग मीटर को हम लोग किलोमीटर बदलेंगे तो कितना 1000 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 30 रहेगा, बट 1000 से भाग देंगे, यह हम लोग का क्या बन गया किलोमीटर में। और 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड में आप 60 से भाग देंगे तो यह बन जाएगा मिनट में, और 60 में आप भाग देंगे किससे, मतलब 1 में, फिर 60 से भाग देंगे तो ये घंटा बन जाएगा, ठीक है। एक बार देंगे तो मिनट में, और दूसरी बार देंगे तो यह बन जाएगा हम लोग को घंटा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 60 है। अगर इस तरह 4 पद आ जाता है, पहले का ऊपर वाले में गुणा करते हैं और नीचे वाले का बीच में, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अंश में हो जाएगा 60 गुणते 60, इस तरह से हो गया 60 गुणते 60, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर ला लिया और गुणते 30, ठीक है, 30 तो रहेगा ही। और यहाँ पर एक का इसी में करेंगे तो यहीं पर 1000 रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग बस इतना को हल करते हैं ना, 30 तो है ही, ठीक है, बस इतना को हम लोग हल करेंगे। देखिए 0000 इससे कट गया, ठीक है, 6 6 36 ऊपर बचा है और नीचे 10 बचा हुआ है, ठीक है। 2 से दोनों विभाजित है, 18 दूना 36 होता है तो ये 18 हो गया, और यहाँ पे 5 दूना 10 होता है तो 18 दूना 36 हम लिख लिया, और यहाँ पे 2 5 10 होता है तो 18/5 से हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। कोई भी राशि मीटर प्रति सेकंड में रहेगी तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 18/5 आ रहा है ना, यहाँ पर 30 तो ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने 18/5 से गुणा कर दिया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। इसका वैल्यू हम लोगों ने हल कर दिया, तो यहाँ 5 6 30 6 बार में विभाजित है, 18 6 108 होता है, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, मतलब ठीक है। हम लोग की चाल आ गई, कार की चाल। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगी, यही हम लोग का फार्मूला हो जाएगा 4 गुणते समय ना। तो इसमें हम लोग की चाल कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला है, और इसमें समय हम लोग को दिया था 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पर 108 में 1 का गुणा करेंगे तो 108 किलोमीटर हम लोग का कार द्वारा चली गई दूरी निकल कर आया, जिसमें से विकल्प सी सही बना था, तो इसको हमने लिख दिया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। पहले वाले इस तरह 2 पंक्ति दिया हुआ है, दोनों में हम लोग को पहले मजदूरों की संख्या दिया हुआ है, दूसरे मजदूरी रुपये में दिया गया है ना। तो चलिए हम पहले इस सारणी को यहाँ पर बना लेते हैं और लिख लेते हैं। हल हम लोग चौथे वाले करने वाले हैं। चलिए तो इस तरह से हमने सारणी बना दिया, ठीक है। तो देखिए हम लोग चलिए यहाँ पर बना लेते हैं ना, लिख लेते हैं हम लोग मजदूरों की संख्या, ताकि हम लोग सभी रिक्त स्थानों को भर सकें। लिख देते हैं हम लोग मजदूरों की
संख्या जो हम लोग का दिया हुआ है x, ठीक है। और यहाँ पे मजदूरी जो है उन लोगों की मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि दिया हुआ y। मजदूरों की संख्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब एक व्यक्ति रहेगा ना तो उसको 50 रुपये मजदूरी मिलेगा। अच्छा, तो एक से हमने एक में आप किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या 2 है, इसमें आपने 2 से गुणा कर दिया ना तो आपको 2 मिला, इसमें भी समान अनुपात में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे 50 में तो हम लोग का 100 निकल कर आ गया, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए 1:2 मतलब इसका अनुपात निकालेंगे ना तो 1:2 आएगा, ठीक है इसका। और 50 और 100 का आप अनुपात निकालेंगे ना 50/100 करके, 50 दूना 100 होता है, तो इसका भी 1:2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है यहाँ पर भरा जाएगा 100, ठीक है, 100 रुपया इसको मिलेगा, ठीक है। और चलिए आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर तीसरे वाले में दिया हुआ है ना, उनकी मजदूरी दे दिया गया है 150, ठीक है, 150, ठीक है। तो देखिए हम लोग 50 में किस संख्या का गुणा कर देना कि 150 हो जाए, तो होता है 50 3 है ना, 5 3 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, मतलब तीन का आप गुणा कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर तीसरा वाला हम लोग को भरना है ना, यहाँ पे मजदूरों की संख्या में यहाँ पर भरना है हम लोग को 3 भरा जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप 3 का गुणा करके यहाँ पर 150 ला पा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपका 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी एक में 3 का करेंगे तभी आपको 3 प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरे वाले में हम लोग को कितना भरा जाएगा, 3, है ना। और चलिए और इस तरह से, और देखिए 4 है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया था 4 ना, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 200, ठीक है। मतलब 50 में कितना 4 का गुणा कर दिया, 50 में 4 का, तो 4 5 20 200 आ गया। और इसमें भी देखिए 4 का गुणा कर दिया, एक में क्या कर दिया 4 का गुणा कर दिया। इन सब का आप अनुपात निकाल कर देखिए, 1 और 4 का अनुपात निकालेंगे तो 1/4 रहेगा। और देखिए 50 और हम चलिए आपको निकाल कर दिखाते हैं, देखिए 50 और 200 का निकालना है ना, 200 का निकालेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 को 20 आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लास्ट वाला हमें दिया हुआ है 5 ना, तो यहाँ पर एक में आप किस चीज़ का गुणा कर देंगे कि 5 आ जाएगा, तो वह संख्या 5 है, आप 5 का गुणा कर देंगे एक में तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा 50 में, है ना, समान अनुपात में रुपया भी बढ़ेगा, ठीक है, मजदूरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर 5 में आप जब यहाँ पे 50 में जब 5 का आप गुणा कर देंगे तो 5 5 25 250 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा 250। देखिए इस तरह से हमें दिया था, मजदूरों की संख्या दिया था और सब अनुलोम में है, ठीक है, अनुलोम समानुपाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया था मजदूरी रुपयों में, यहाँ पे मजदूरों की संख्या हमने लिखा और मजदूरी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1:2 इसका निकाल रहे हैं, पहले दूसरे का ले रहे हैं, तो ये देखिए और देखिए सेम करेंगे, ऐसा मजदूरों की संख्या का आप अनुपात निकाल रहेंगे ना, तो मजदूरों की संख्या का अनुपात निकालेंगे, ऐसे नहीं कि उसके रुपयों और इसमें मजदूरों की संख्या और मजदूरी के रुपयों में निकाल देंगे कि इसका 1/50 आ रहा है, 1 इसका भी करेंगे तो 1/50 इसका भी 1/50, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। दोनों को समान राशि में किया जाता है, अनुपात निकालते हैं हम लोग तो, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या में आप निकालेंगे तो इसका इन दोनों का साथ मिलेंगे, ठीक है, इसका और इसका लेंगे तो 1:2 आएगा। यहाँ पर देखिए मजदूरों की संख्या जब इसका 50 दूना 100 होता है तो इसका भी जब अनुपात निकालेंगे तो आपको 1/2 आ जाएगा। और देखिए अगर पहला आप तीसरा का ले रहे हैं, इन दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं तो 1:3 आ रहा है, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 50 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो दिया था हम लोग को, तो देखिए और देखिए एक में आप 1:4 मतलब एक से आप 4 एक मजदूर था, अब 4 मजदूर आप ले रहे हैं तो 50 रुपया दे रहे थे, तो आप इसको देना 5 को 20 200 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब 5 मजदूर आ जाएंगे, एक से आप 5 मजदूर ले गए तो यहाँ पर 5 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। एक में 5 का गुणा करके 5 मजदूर ले गए तो यहाँ पर 50 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 5 25 हो जाएगा और 0 लग जाएगा, तो इतना रुपया बना 250 रुपया, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले को, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए 6 कलम से आपको 10 कलम निकालना है, मतलब इसमें भी अनुलोम समानुपात लगेगा फार्मूला, ठीक है। तो चलिए उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एक तरफ कलम का मूल्य लिख लीजिए, कलमों की संख्या, एक तरफ कलम का मूल्य, तो हम लोग लिख देते हैं कलम की संख्या, और एक तरफ लिख देते हैं कलम का मूल्य, ठीक है। देखिए कलम की संख्या यहाँ पर है 5 से 10 हो जा रही है, 5 से यहाँ पर 10 हो गई, ठीक है। यह चीज़ बढ़ रहा है, तो जो कलम का मूल्य है वहाँ पर 6 कलम का नहीं यहाँ पर 5 नहीं 6 कलम है, ठीक है। 6 कलम से 10 कलम हो जा रहा है, तो 6 कलम का मूल्य कितना है 24 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मूल्य रुपया में लिख देते हैं, ठीक है। 6 कलम का मूल्य दिया 24 रुपया, तो 10 कलम का मूल्य हम लोग उसमें पूछा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 1 से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनुलोम
समानुपात, मतलब जिस अनुपात में आप यहाँ पर कलम की संख्या बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में इसका पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। अनुलोम अनुपात से क्या हो जाएगा, 6:10 समानुपात का चिन्ह 24 अनुपात यक्स, ठीक है, ये चीज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, बाह्य पदों का गुणनफल रहेगा बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो चलिए बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो बाह्य पद में 6 है और यक्स है, ठीक है, तो 6 यक्स हो जाएगा, ठीक है। और मध्य पद हैं यही दोनों हैं मध्य पद 10 और 20, ठीक है, तो 10 गुणते 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा में है तो बराबर की इधर भागा में भेज लेते हैं, यहाँ पर गुणा में थे भागा में भेज लेते हैं 10 गुणते, और यहाँ पर 20 नहीं 24 है बटा 6, यहाँ पर 24 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 गुणा में था तो हमने इसको भागा में ला लिया, ठीक है, तो 6 से यहाँ पे 24 विभाजित रहा है तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 कमा 6 6 चौको 24, तो 4 दाह में 40, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना निकल कर आ गया 40, ठीक है। तो अतः हम लोग लिख देंगे, अतः 10 एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ गया कितना 40, अतः 10 कलम का मूल्य 40 रुपये है, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने सही किया कि नहीं, देखिए एक बार अनुपात भी हम निकाल कर आपको दिखाते हैं कि दोनों समान अनुपात में आ रहे हैं कि नहीं। देखिए कलम की संख्या है 6 और 10 है, देख रहे हैं दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, 2 3 6 2 5 10, तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात कितना 3:5 आ रहा है, ठीक है, कलम की संख्याओं का अनुपात। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 24 और एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया है 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह 4 6 24 होता है, 4 6 24 और 8 से दोनों विभाजित हो रहा था, 8 16 8 लिखे 24 8 लिखे, देखिए 8 से विभाजित कर दें, 8 लिखे 24 8 चौक 32 8 5 40, 5 बार में विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 बार में 24 और 5 बार में 40, ठीक है, तो 3:5 निकल कर आ रहा है, देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहा है ना, तो हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 6 कलम का मूल्य बोला था ना, कलम का मूल्य बोला था हम लोग को 24 रुपये, ठीक है, 24 रुपये है। देखिए 6 कलम का मूल्य 24 रुपये है, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 से इसमें भाग दे देंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा 24/6, 6 चौको 24, 4 रुपया निकल कर आ जाएगा, ठीक है, एक कलम का मूल्य 4 रुपया, ठीक है। और अब 10 कलम का हम लोग को निकालना था, ठीक है, तो 10 का यहाँ पर 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 10 चौको 40 रुपये, ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग को दिया था 6 कलम का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलम का मूल्य ज्ञात कर दीजिए, तो हम लोग कलम की संख्या एक तरफ लिखेंगे और कलम का मूल्य एक तरफ, ठीक है, जिस अनुपात में इस कलम की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में उसका पैसा बढ़ेगा। तो अनुलोम समानुपात से हमने लिख लिया 6 अनुपात कितना 6:10 और समानुपात का चिन्ह, इस तरह 2 बिंदी लगाते हैं तो यह अनुपात होता है, और इस तरह से 4 बिंदी लगा देते हैं तो यह होता है हम लोग का समानुपात। 24 और अनुपात यक्स हमने लिख दिया, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आपस में, तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर गुणा में 6 था तो भागा में भेज लिया, यहाँ पे 24 6 चौक 24 विभाजित हो रहा था, तो 4 गुणते 10 4 दाम में 40, एक्स का वैल्यू हम लोग का 40 निकल कर गया, जो एक्स हम लोग का था क्या 10 कलम का मूल्य, ठीक है, 10 कलम का मूल्य था, ठीक है, इससे अतः 10 कलम का मूल्य कितना हो गया 40 रुपये। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है 5 मजदूरों की मजदूरी कितना 1250 है और 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले को, ठीक है। एक तरफ मजदूरों की संख्या लिख दीजिए, एक तरफ मजदूरी लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं मजदूरों की संख्या और एक तरफ लिख देते हैं मजदूरों की मजदूरी। चलिए मजदूरी हम लोग सिर्फ लिख देते हैं, मजदूरी यह रुपया में रहेगी, ठीक है, रुपये में। यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को कि 5 मजदूरों की मजदूरी कितना है, तो 5 मजदूर हैं, इनकी मजदूरी जो है वह 1250 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 मजदूर बढ़ रहे हैं, 5 से 8 हो गया तो ये भी बढ़ेगा समान अनुपात में, लेकिन हम लोग को ज्ञात नहीं है तो इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ना मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो उसी अनुपात में उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनुलोम समानुपात, ठीक है। चलिए अनुलोम समानुपात से क्या हो जाएगा 5:8 लिख देंगे और समानुपात का चिन्ह, ठीक है, 4 बिंदी और फिर 1250 और अनुपात यक्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि
बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और ये चीज़ ना यहीं से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर समानुपात का चिन्ह का मतलब होता है बराबर, ठीक है, और यहाँ पर अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है। 5/8 बराबर 1250 बटा, इसको जैसे हम लोग को लिखना रहेगा ना, देखिए इसको लिखना रहेगा तो इसको लिख देंगे 5/8। अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। 1250 और बटा यक्स, ठीक है, यही मतलब है। और यहाँ पर जो भागा में इधर गुणा में चला आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5x हो जाएगा और यहाँ पर 8 गुणते 1250, ये सेम चीज़ है, बस इसी को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। कि देखिए 5x आएगा ना, बाएं पदों का गुणनफल करेंगे तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, 5x आ जाएगा और मध्य पद जो है इसका गुणनफल एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है, इसी चीज़ को बस हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। बाएं पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बाएं पद है 5x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणते 1250, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में 5 है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, गुणा में तो भागा में भेज लेते हैं इसको, तो x बराबर 8 गुणते 1250 बटे 5, यहाँ पर गुणा में 5 था, भागा में चला आया, ठीक है। तो देख रहे हैं 5 से ये वाली संख्या विभाजित है, ये भी विभाजित है, तो 5 × 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचा हुआ है, 5 × 5 = 25 और 0, यहाँ पर 8 गुणते 250 हो गया, ठीक है। x का हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं ना, तो 8 का 0 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 को 0 हाथ में लगा 4, तो कितना 8 दूना 16, 16 × 4 = 20, तो यहाँ पे 2000 निकल कर आ रहा है। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है, कि 8 मजदूरों की मजदूरी कितना है, 2000 रुपये है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, 5 मजदूरों की मजदूरी कितना 1250 थी, तो 8 मजदूरों की मजदूरी हम लोग को ज्ञात करना था। तो देखिए मजदूरों की संख्या एक तरफ निकालेंगे, जिस अनुपात में यह मजदूरों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अनुलोम समानुपात यहाँ पर लगेगा, देखिए दोनों चीज़ बढ़ेगा ना तो अनुलोम समानुपात होता है, ठीक है। जिस अनुपात में यह बढ़ेगा इसी अनुपात में यह भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अनुलोम समानुपात से 5:8 समानुपात का चिन्ह और 1250 इसको लिख लिया, और अनुपात यक्स हमने लिख दिया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य पद में है 5 और यक्स, तो 5x हो जाएगा, इन दोनों गुणनफल गुणा कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये दोनों 5 से विभाजित थी तो हमने दोनों को विभाजित कर लिया, तो यहाँ पे 250 आ गया, तो 8 में 250 का हमने गुणा कर दिया, तो x का वैल्यू 2000 आ गया। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः 8 मजदूरों की मजदूरी हम लोग का कितना 2000 निकल कर आ गया। और देखिए एक बार इस तरह से भी हम निकाल कर दिखाते हैं, देखिए 5 मजदूरों की मजदूरी दिया था ना, देखिए 5 मजदूरों रहेगा, मजदूरों की मजदूरी यहाँ पर 5 मजदूरों की मजदूरी हम लोग को दिया हुआ है कितना 1250 ना, 1250। देखिए 5 मजदूरों की मजदूरी हम लोग को दिया था 1250 रुपये, ठीक है। दिया था 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये ना, तो एक मजदूर का मजदूरी कितना हो जाएगा 5 से भाग दीजिए, ठीक है। 5 लोगों का है ना, तो एक लोग का निकाल दीजिए, 5 लोग, एक मजदूर की मजदूरी, ठीक है। मजदूरी हो जाएगा कितना 5 से इसमें भाग दीजिए, 1250 से 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 बचा हुआ है 25, 5 × 5 = 25, 250 रुपये है एक मजदूर का मजदूरी, ठीक है। हम लोग को निकालना कितना का है 8 मजदूरों का, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितना हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे एक लोग का है तो यहाँ पे 8 गुणते 250, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता है, 25 वाटे कितना 200 हो जाएगा, 200, और यहाँ पे 0 तो है ही, 2000 रुपये निकल कर आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना हम लोगों ने भी इतना निकाला है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है, हो तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताइए। देखिए 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये है, ठीक है, और 3 गेंद का अथवा है ना, मतलब 3 कलम का मूल्य कितना 12 रुपया है। कलम लेंगे तो 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है, और गेंद लेंगे तो 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये है, ठीक है। तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल 7वां वाले करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए दोनों का हम लोग बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं, एक बार गेंद का ज्ञात कर लेते हैं 6 गेंद का, और एक बार कितना 3 कलम है और यहाँ पे 6 कलम का ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले गेंद का ज्ञात कर लेते हैं ना, लिख देते हैं गेंदों की संख्या और लिख देते हैं गेंदों का मूल्य। चलिए तो हम लोग को देखिए 4 गेंद से हम लोग को 6 गेंद पर जाना है ना, मतलब तो अगर गेंदों की संख्या 4 है ना तो इसका मूल्य दिया था 12 रुपये, ठीक है। और हम लोग को 6 गेंदों का ज्ञात करना
है ना। एक बार हम लोग गेंदों का ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग कलम का ज्ञात कर लेंगे। देखिए 4 गेंद लेंगे तभी भी 12 रुपया देना पड़ेगा, 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपया है। या फिर ले 3 गेंद 3 कलम ले तो उसका मूल्य 12 रुपया था। तो देखिए 4 गेंदों का मूल्य कितना 12 रुपया था, तो 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपया हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है कि 6 गेंद का निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं, है ना। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अनुलोम समानुपात है, ये वाली संख्या ये चीज़ बढ़ रहा है तो ये भी चीज़ बढ़ेगा, ठीक है, इसका भी रेट बढ़ेगा। अनुलोम समानुपात, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का अनुपात 4 अनुपात 6 और समानुपात का चिन्ह और 12 अनुपात x, इन दोनों का हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो जब बाह्य पदों का हम लोग गुणनफल करेंगे ना, x का 4 में करेंगे तो ये हम लोग का 4x आ जाएगा, या बाह्य पदों का गुणनफल हो गया, और मध्य पद यही दोनों बना तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणते 12। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर गुणा में 4 तो यहाँ भागा में चला जाएगा, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 6 गुणते 12 बटा 4, है ना। 4 से 12 विभाजित हो रहा है ना, तो 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, तो देखिए 6 18, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, यही 18 रुपया निकल कर आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किसका गेंद का मूल्य निकल रहे हैं ना, तो लिख देते हैं 6 गेंदों का मूल्य कितना 18 रुपया। अतः 6 गेंदों का मूल्य, गेंदों रहेगा का मूल्य कितना है 18 रुपया है। चलिए अब हमने गेंदों का 6 गेंदों का मूल्य निकाल दिया ना, अब कलम का मूल्य निकाल लेते हैं। लिख देते हैं कलम की संख्या, कलम की संख्या एक तरफ और कलम का मूल्य, कलम का, देखिए यहाँ पर दिया था 3 कलम का मूल्य भी कितना है 12 रुपया है, 3 कलम का मूल्य 12 रुपया है। और ये भी हम लोग को 6 कलम ज्ञात करना है, 6 कलम यहाँ पर मान लेते हैं x, यहाँ पर भी लिख जाएगा अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात, समानुपात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 अनुपात 6 और समानुपात का चिन्ह और 12 अनुपात x, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। देखिए बाह्य पद है 3 और x ना, यही है, तो लोग इसका भी कर लेते हैं, है ना। 3x हो जाएगा और यहाँ पे 6 गुणते 12, यहाँ पे गुणा में 3 बराबर के इधर भागा में भेज लेते हैं, तो x बराबर कितना 6 गुणते 12 बटा 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 से 6 विभाजित है, 3 कमाते हैं 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 गुणते 12 हो गया, 12 दूना 24 होता है, x का वैल्यू कितना 24। अतः लिख देते हैं अतः 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है, ठीक है, 24 रुपया है। और देखिए हमने जब इसका गेंदों का 6 गेंदों का मूल्य निकाला था ना, तो 18 रुपये निकल कर आया था, और इसका 24 रुपया निकल कर आया, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पर दिया था ना, हम लोग लिख देते हैं तब 6 गेंद तथा 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को 18 निकल कर आया था, है ना। 6 गेंदों का मूल्य 18 रुपया और इसका 6 कलम का मूल्य हम लोग को 24 रुपया निकल कर आया। दोनों को जोड़ लीजिए, 4 8 4 12 होता है, 12 को 2 हाथ में लगाए, यहाँ पे 2 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा। यहाँ पर इतना 42 रुपया निकल कर आया। देखिए हम लोग को दिया था ना कि 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपया था, तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया 4 गेंदों का मूल्य 12 रुपया और 6 गेंदों का यहाँ पे हम लोग ज्ञात करना था, तो यहाँ पे x मान लिया। अनुलोम समानुपात था तो 4 अनुपात 6 12 अनुपात x हो गया, x का वैल्यू 18 निकल कर गया, जो कि 6 गेंदों का हम लोग का मूल्य था, ठीक है। इस तरह से इसका निकल कर आ गया। और देखिए कलम की संख्या कितना था, यहाँ पे 3 कलम का मूल्य 12 रुपया बोला था, तो 3 कलम का मूल्य 12 रुपया, और यहाँ पे 6 कलम का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। 3 तो अनुलोम समानुपात है, ये राशि बढ़ रही है तो ये भी राशि बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अनुलोम समानुपात 3 अनुपात 6 समानुपात 12 अनुपात x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है, तो इस तरह हमने लिख लिया। बाकी इसको हल कर दिया, 24 आ गया। अतः 6 गेंद तथा 6 कलम का मूल्य 12 रुपया इसका निकल कर आया था, 6 गेंद का, और 24 रुपया किसका, इसका कलम का, है ना। तो दोनों का हमने जोड़ दिया तो 42 रुपया आया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 गुणित 10 पर 3 घात है, पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल इसको 8वां वाले करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक तरफ लिख देते हैं समय, है ना, समय जो कि मिनट में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं मिनट में, ठीक है। मिनट में रहेगा यह समय, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पन्नों की संख्या। यहाँ पे छापने में जो समय लग रहा है उसको हमने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं पन्नों की संख्या,
पन्नों की संख्या। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 5 मिनट में समय हम लोग लिख लेते हैं, 200 पन्ना छापती है मशीन, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना इसी प्रकार इतना हमको पन्ना छापना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम देखिए बताते हैं। यहाँ पर दिया है 2 गुणते 10 पर 3 घात, मतलब 10 पर आपको मतलब 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो आपको लगाना है, ठीक है। एक इसका मतलब होता है ना कि जितना घात रहता है उतना जीरो आपको लगाना रहता है। तो 1000 को इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1000 को आप इस तरह लिख सकते हैं कितना 10 पर 3 घात, तो 2 में इसमें 1000 में गुणा कर देंगे तो ये 2000 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बस 2000 लिखा गया है, बस इस प्रकार से लिख दिया घातों के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 2000, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर यक्स समय लगेगा, देखिए ये चीज़ भी बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा और यहाँ पर पन्नों की संख्या भी बढ़ गई है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं अनुलोम समानुपात, ठीक है। अनुलोम समानुपात हो जाएगा यहाँ पर 5 अनुपात यक्स, ये भी बढ़ेगा, समानुपात 200 और यहाँ पे 2000, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल हम लोग कर लेते हैं, बाह्य पद यह है और यह है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 गुणते 2000, ठीक है। और बराबर यक्स गुणते 200, ठीक है। अब हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए बाह्य पदों का गुणनफल हमने एक तरफ कर लिया, ठीक है, और मध्य पदों का गुणनफल हमने एक तरफ कर लिया, ठीक है। यक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे जो गुणा में बराबर की तरफ भागा में भेज देते हैं और इसको यक्स बराबर लिख देते हैं। देखिए यक्स बराबर क्या है 5 गुणते 2000, ठीक है, बटा 200, ठीक है। इसको हमने किस प्रकार किया, देखिए यहाँ पर जो चीज़ गुणा में बराबर की तरफ भागा में चलाएगा, बस इसको हमने बराबर एक्स पहले लिख लिया, ठीक है। एक्स बराबर और यहाँ 5 गुणते 2000 है, बटे 200 हो गया, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1 जीरो यहाँ से समाप्त हो गया, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पर कट जाएगा तो कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 पाँचे 50 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग को 50 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हम लोग का क्या है समय, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं अतः मशीन द्वारा 2 गुणते 10 पे 3 घात पन्ने छापने में यह भी देखिए ये मिनट में था ना, तो ये भी मिनट में आएगा, ठीक है। ये हम लोग का मिनट में आ जाएगा, तो छापने में कितना 50 मिनट समय लगेगा, ठीक है, लगेगा। इस तरह से मैं प्रश्न दिया था ना कि 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है एक मशीन, ठीक है। इसी प्रकार 2 गुणते 10 पे 3 घात पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, देखिए तो हमने समय को एक तरफ लिख लिया, ठीक है। और पन्नों की संख्या जिस अनुपात में समय बढ़ेगा, पन्नों की संख्या देख रहे हैं बढ़ रहे हैं ना, 200 से 2000 हो गया है, ठीक है। तो इसमें 10 का गुणा हो गया, तो यहाँ पर देखिए 5 में 10 का गुणा हो जाएगा 15 50 मिनट निकल कर आएगा, इसी जगह से पता चल जा रहा है, ठीक है। अनुलोम समानुपात हमने लगा दिया, इस तरह से 5 अनुपात या समानुपात का चिन्ह 200 बटा 2000 और यहाँ पर हो गया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया एक्स के बराबर, देखिए ये चीज़ बराबर की दर गुणा में बराबर की दर भागा में चला जाएगा, तो 5 गुणते 2000 बटा 200 इस तरह हमने विभाजित कर दिया, तो एक्स का वैल्यू 50 आ गया। तो अतः मशीन द्वारा 2 गुणते 10 पे 3 घात पन्ने छापने में 50 मिनट समय लगेगा, ठीक है। और चलिए देखिए अगर इस तरह से भी करके आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 मिनट है, 5 मिनट में कोई मशीन है, ठीक है, कितना 200 पन्ना छाप रही है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना छाप देगी, यहाँ पर 1 मिनट में हो जाएगा, यहाँ पे 5 से भाग दीजिए, 5 को 20, 40 पन्ने छाप रही है 1 मिनट में, ठीक है। हम लोग को ना यहाँ पर 2000 पन्नों को छापना है, ठीक है। तो 2000 में देखिए 40 से हम भाग दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि कितना का इसमें गुणा कर दें, ठीक है। देखिए 40 से भाग देंगे, यहाँ पे 0 0 समाप्त हो गया, 4 5 20 50 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को 50 से गुणा करना है, मतलब 50 मिनट लगेगा, तभी हम लोग कितना 2000 पन्ने छाप पाएंगे, ठीक है। इसमें 40 का कितना गुणा का आवश्यकता पड़ा हम लोग को 50 का, 40 में 50 का गुणा कर देंगे ना, 40 में 50 का, देखिए 00 4 5 20, तभी 2000 आपको निकल कर आएगा, ठीक है। तो यही 50 वो संख्या थी, तो इस तरह से 50 मिनट समय लगा, जितना में इसमें गुणा कर दिए 40 में 50 का, तो 2000 निकल कर आया। तो 1 मिनट में 1 मिनट था, तो इसमें 50 का गुणा करके 50 मिनट ला लिए, ठीक है। 50 मिनट लगेगा समय 2000 पन्नों छापने में। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया हम लोग का। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया है, एक परिवार में 4 से 1/2 यूनिट राशन कार्ड पर 36 किग्रा गेहूँ मिलता है, 3 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। चलिए ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को, ठीक है। एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि यूनिट, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं यूनिट मतलब मात्रा, ठीक है। एक तरफ यूनिट लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं गेहूँ का भार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट हम लोग को दिया हुआ है 4 से 1/2
2, ठीक है, यूनिट। तो यहाँ पर दिया हुआ है 36 किग्रा आपको मिल रहा है, 36 किग्रा, है ना। तो यहाँ पर हमने भार लिख देते हैं केजी में, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है किलोग्राम में, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना कितना, 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं x किग्रा मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर घट रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 सही 1/2 है, और मतलब यहाँ पे 4.5 है, और यहाँ पे 3.5 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये चीज़ घट रहा है, लेकिन समान अनुपात में घटेगा। इसकी जो गेहूँ की मात्रा है ये भी समान अनुपात में घटेगी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनुलोम समानुपात, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 1/2, और अनुपात निकालेंगे हम लोग 3 सही 1/2 का अनुपात, यहाँ पे 36 नहीं, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगाना था, है ना, समानुपात हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 36 अनुपात यक्स। अब हम लोग जानते हैं कि बाएं पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो यक्स में, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 1/2 यक्स, है ना। बाएं पदों का हमने गुणनफल कर दिया, और मध्य पदों का गुणनफल कर देते हैं 3 सही 1/2 गुणते 36, है ना। और इसको हम लोग थोड़ा अंश और हर में बदल लेते हैं। देखिए 4 दूना 8, 1 9, 9/2 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2 गुणते 36, है ना। देखिए यहाँ पर जो भी भागा में है ना, तो इधर गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में तो इधर भागा में चलाएगा। तो एक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, 7/2 दिया हुआ है, और गुणते 36 दिया हुआ है। यहाँ पर ये भागा में है ना, तो इधर गुणा में चलाएगा 2, और यहाँ पर 9 अंश में है तो ये हर में चलाएगा, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से अंश हर में विभाजित हो रहा है, 9 चौको 36, 4 आ गया, ठीक है। 4 7 गुणते 4 बचा हुआ है एक्स बराबर, तो यहाँ पर 7 बचा था, यहाँ पर 4, 7 गुणते 4 हमने लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू कितना, 7 चौक 28, इतना 1 kg मिलेगा उसको, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः कितना यहाँ पे दिया हुआ है 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना 28 किलोग्राम लिख सकते हैं। चलिए केजी लिख देते हैं, केजी गेहूँ मिलेगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया था, एक परिवार में 4 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर, है ना, 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, और 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। तो हम लोगों ने एक तरफ यूनिट लिख लिया। चलिए हम लोग लिख देते हैं राशन कार्ड यूनिट, यहाँ पर लिख देते हैं राशन कार्ड यूनिट, ठीक है। अगर 4 सही 1/2 यूनिट वाला रहेगा तो आपको 36 kg मिलेगा। तो इसी तरह से बोला था कि 3 सही 1/2, है ना, इसका इस यूनिट का राशन कार्ड है तो आपको कितना किलोग्राम गेहूँ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए यह दोनों, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम रहेगा, अनुलोम समानुपात से हमने लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को इसका अनुपात और इसका अनुपात, और समानुपात का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, और 36 अनुपात यक्स, ठीक है। बाएं पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल हमने कर लिया, इन दोनों का मध्य पद बना हम लोग को 3 से 1/2, और यहाँ पर कितना 36, इन दोनों का हमने गुणनफल कर लिया। देखिए 4 से 1/2 का मतलब 9/2, ठीक है। 4 से 1/2 का मतलब 9/2 हमने 4 दूना 8, 1 9 जोड़ लेते हैं, और जो हर में रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया, और यहाँ पर भी लिख लिया, और यहाँ पर जो भी अंश में यह था बराबर के इधर 9, तो यहाँ पे हर में चला जाएगा बराबर के उधर, यहाँ पर भागा में था तो यहाँ पे गुणा में चला गया 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने विभाजित कर लिया, तो 7 गुणे 4 बचा, तो यक्स का वैल्यू 28 आ गया। अतः हमने लिख दिया कि 3 से 1/2 मतलब 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना 28 किलोग्राम गेहूँ मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में कितना पार कर लेंगे, है ना, एक खंभे को कितने समय पार कर लेंगे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 10वां वाले को ना। देखिए मान लेते हैं, चलिए हम लोग लिख देते हैं फार्मूला। चलिए हम लोग को देखिए दिया हुआ है यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है हम लोग को 315 मीटर। चलिए और दिया है रेलगाड़ी की चाल, है ना, हम लोग लिख देते हैं रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा ना। चलिए इस तरह लिख देते हैं किमी प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर ना रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना वो हम लोग को मीटर में दिया है, मीटर यहाँ पे लंबाई मतलब दूरी यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कितना 315 मीटर का है। इसको हम लोग 1000 का भाग देकर इसको
हम लोग किलोमीटर में ला लेंगे, ठीक है, तभी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं समय निकालना है ना, देखिए हम लोग जानते हैं 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये हो रहा है ना, एक बार हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ना, यहाँ पर आपकी रेलगाड़ी है, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी है, ठीक है, इस तरह से रेलगाड़ी यहाँ पर खम्भा हो गया है ना। तो खम्भे को ये यहाँ पर ना ये 54 किलोमीटर, जैसे इसकी जो लंबाई है 315 मीटर है ना, यह इस खम्भे को पूरा पार कर दे रही है। मतलब क्या कर दे रही है, यहाँ पर 54 किलोमीटर है, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर दे रही है, इस खम्भे को पूरा पार कर दे रही है। यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना इतना मीटर की दूरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब ये मालगाड़ी है, खम्भे से खम्भा यहाँ पर है ना, तो इतना 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है ना यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मतलब इसको पूरा पार करके इस तरह इस स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग को हो जाएगा, दूरी दिया हुआ है हम लोग को, चलिए समय बराबर लिख देते हैं। दूरी हम लोग को कितना 315, और यहाँ पर हम लोग 1000 से भाग देकर इसको हम लोग को इसको किलोमीटर में ला लिए, ठीक है। अब हम लोग चाल से भाग देते हैं, चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमने रख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 भागों में बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 315 मीटर था ना, यहाँ पर हमने इसको 2 भागों में बांट लिया, ठीक है। तो इसको 54 को भी 2 भागों में बांट लेंगे हम लोग, ठीक है। जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर गुणा कर देते हैं, इन दोनों का मध्य में कर देंगे, ठीक है। एक में 315 करेंगे तो ये तो यही चीज़ रहेगा 315, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 गुणते यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यह जो समय आ रहा है ना हम लोग का, ये हम लोग का आ रहा है घंटा में, ठीक है, क्योंकि यह सब मीटर मतलब मीटर था, इसको हमने किलोमीटर में बदल लिया। तो और यह अभी किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है, जो चाल था, तो ये आ रहा है हम लोग का घंटा में। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने किया है ना, तो यहाँ पर विभाजित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर विभाजित होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा विभाजित होगा, लेकिन हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इस घंटे को ना हम लोग सेकंड में बदल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड में बदल लेते हैं। 315 हम लोग 60 से इसको गुणा कर दिए, तो ये हम लोग का मिनट में आ गया, ठीक है। 60 से हमने गुणा कर दिया तो मिनट में आ गया, और फिर हम लोग 60 से गुणा कर देंगे तो यह किसमें सेकंड में आ गया, ठीक। अब बाकी इन सबको हम लोग विभाजित कर लेते हैं। देखिए 1 0 यहाँ से विभाजित, 1 0 यहाँ से विभाजित, ठीक है। तो चलिए फिलहाल में तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं एक बार, 315 गुणते 6 अब यह जो हम लोग का है ना, यह सेकेंड में अब लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया 54 है ना, यहाँ पर 10 भी बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो देखिए 6 9 54 होता है, ठीक है। और 10 और 5 ये भी विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़ भी इससे विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए 9 3 27 होता है, मतलब 3 बार में कितना हो जाएगा, एक बार पहले चलिए यहाँ पर हम लोग पहले लिख ही लेते हैं इसको, ठीक है, कि 315 बचा हुआ है और गुणते 6 बचा हुआ है, और 9 बचा हुआ है, गुणते 10 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए 3 से यहाँ पर विभाजित करेंगे तो 3 9 27 होता है ना, मतलब 9 3 27, तो 3 बार तो चला जाएगा। 27 के बाद देखिए 28 29 30 31 4 बचा हुआ है, और 4 और 5 45 हुआ है, तो 9 5 45 होता है, तो 9 5 45 और गुणते 6 और बटा अभी 10 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग और थोड़ा विभाजित करते हैं, तो 5 से 5 दूना 10 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है 7 गुणते 6 बराबर बटे 2 ना, 6 2 3 6, तो 3 7 गुणते 3 बचा हुआ है, तो 7 लेके 21 सेकेंड लगेगा समय, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर की लंबी थी, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो एक खम्भे को कितना समय पार कर लेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया था, तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं 315 बटे 1000, यहाँ पर यह हो गया हम लोग का मीटर में था, तो यह हम लोग का हो गया किलोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने रेलगाड़ी की चाल लिख लिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। और यहाँ पर हमने समय के स्थान पर देखिए, दूरी के स्थान पर यहाँ पर 315 बटा 1000 रख दिया, और यहाँ पर चाल को हमने कितना 54 बटा 1 लिख लिया, ठीक है। और इसको हमने 1 क्यों लिखा, ताकि 4 भागों में आ जाए, तो जिस 4 भागों में बांट लेते हैं ना, देखिए इसको 2 भागों में, तो इसको भी 2 भागों में बांट लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे है इसको इस तरह पहले में ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, मध्य वाले को दोनों को आपस में,
तो इस तरह से हमने गुणा कर दिया, तो यह जो चीज़ आया हम लोग को घंटा में निकल कर आ गया, ठीक है। लेकिन देख रहे थे कि यहाँ पे 1000 था, हल नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या कर दिया, 60 से गुणा करके मिनट में बदल दिया, फिर 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो कटा दिया। बाकी इस तरह से हमने, जब इसको आप हल करेंगे ना, कटा पिटा हमने दिया, तो इसका वैल्यू कितना, 7 गुणते 3 है, मतलब 7 लिखे 21 आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं, अतः रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में 21 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।